ये पूरे अगले 1 महीने तक तुम्हारी हेल्प करेगा। पहला शब्द क्या लिखा है? किसी भी देश में ना 2 बातें होती हैं। एक, उस देश की सरकार लोगों द्वारा चलाई जाए, लोग सरकार को बनाएं, सरकार की ड्यूटी हो सबका भला करना, और सरकार ये मानती हो, ये व्यवस्था ऐसी हो कि एक चीज़ पे सबका बराबरी का हक है। जैसे नौकरी सबको मिले, हर हाथ को काम मिले, हर किसी को रोजगार मिले, या सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, या सबके बुजुर्ग माँ बाप की अच्छे अस्पताल में केयर हो, ऐसे लंबी लंबी लाइनें ना हो, गरीब आदमी को कोई देखता ही नहीं, अमीर तो एक फ़ोन घुमाता है, सबसे बड़े अस्पताल के आईसीयू में बेड खाली नहीं है तब भी किसी को छुट्टी देके बेड खाली करवा लेते हैं। आपने पेंडेमिक में देखा था ना क्या हाल हुआ था, कितने लोग तो बाहर तड़प तड़प के मर गए, और कितनों की एक कॉल गई और ऑक्सीजन तुरंत से उपलब्ध हो गई। ये जो चीज़ें हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, ये इसके विरोधी हैं। इनका कहना है पूरा समाज एक जैसा हो, सबके लिए सुविधाएं बराबर हों। अगर प्रेसिडेंट का बच्चा है और एक मजदूर का बच्चा है, दोनों की स्कूलिंग एक ही स्कूल से हो, सारे स्कूल बराबरी की शिक्षा देते हो। ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट का बच्चा है तो विदेश पढ़ने जा रहा है और मजदूर का बच्चा है तो सरकारी स्कूल में टीचर ही गायब है। ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करने देता। कौन सा समाज? भारत की सरकार का ऐसा मानना है कि वो समाजवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन सिर्फ समाजवाद इंडिया में नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया में एक तरफ हमारी सोसाइटी के लिए पूंजीपति भी काम कर रहे हैं। आपके देश में से अगर सारे पूंजीपति गायब हो जाए ना, तो आपके देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। रिलायंस को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन रिलायंस कंपनी में न जाने कितने लाखों लोग हैं जो पेट भर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अंबानी अडानी जैसे लोगों के कारण बहुत लोगों के घर भी तो चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, टाटा है, बिरला है, या जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये पूंजीपति आपके देश की एक बड़ी आबादी का पेट भी भरते हैं। ये एहसान नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही एहसान करते हैं, लेकिन ये ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं जिससे लोगों के घर में नौकरी पहुंचती है। और नौकरी करने का मतलब पैसे की कमाई होना। उस कमाई से लोग खाते भी हैं, पहनते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, इनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर पूंजीवाद को इस टाइम पे आज की डेट में पूरी तरह से खत्म कर दे, मान लो सब चीजें छीन के खत्म कर दी जाएं, तो देश चलाना मुश्किल होगा। आप जानते हैं इसरो की चंद्रयान बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने अभी आपके सामने देखी। उसके साथ एक बात और उठी थी जो इसरो के हेड भी कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे इस जो ये है ना पूरा अंतरिक्ष और ये इनमें थोड़ा सा कुछ हद तक ढील दी जाए, ताकि वो लोग भी अपना पैसा इस पे इन्वेस्ट कर सकें। इसका मतलब जो अमीर आदमी है वो किसी जगह अगर पैसा लगाता है तो वहाँ रिसर्च करना कंपैरेटिवली आसान है। सरकारी तंत्र से पैसा निकाल के रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सरकार कोई एक आदमी नहीं है। यहाँ कागज़ कहाँ से पता नहीं साइन होंगे, कहाँ से फंड्स निकलेंगे, किसकी किसकी हामी लेनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में एक फ़ायदा क्या होता है, क्विक डिसीजन, जो करना है तुरंत करना है। जैसे BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्यों भारत में पैर टिका पाई? क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ये क्विक एक्शन लेती थी। ये करना है तुरंत से मारना मार दो। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन लिख के भेजेगी महारानी ब्रिटेन को कि मैडम यहाँ के लोग हमें दुखी कर रहे हैं, क्या हम यहाँ कार्यवाही कर लें? फिर वहाँ से 2 महीने बाद पानी के जहाज में लेटर लिखा हुआ आएगा कि हाँ कार्यवाही कर लो। ऐसा करते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर थी, लेकिन सरकारी थी। इनका एक आदमी था डुप्ले। डुप्ले जो था ना, बिल्कुल टक्कर का आदमी था BEIC का की टक्कर में। BEIC को झुकाने की ताकत रखता था डुप्ले, लेकिन डुप्ले के हाथ बंधे थे पीछे, कारण उसको हर काम से पहले अपने फ्रांस लिखित पढ़त में सारी कार्यवाही करनी पड़ती थी। वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाता था। ये क्या थे, आज देखा स्थिति ऐसी है, कल बदली तुरंत से एक्शन ले लेंगे। वो बेचारा देख रहा है स्थिति बदलेगी, लेकिन वो लेटर लिखेगा, फिर वो पानी के जहाज के रास्ते जाएगा फ्रांस में, फिर वहाँ वो पढ़ के 10 लोगों से डिस्कस करके उसको हाना भेजेंगे। तब तक तो उसका सारा काम धंधा समाप्त, तब तक उसकी लड़ाई झगड़े खत्म। इसीलिए BEIC जल्दी आगे निकली। काबिलियत को भी कई बार ना माहौल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आपको बता रही हूँ कि समाजवाद आपके देश में पूर्ण रूप से नहीं है। आपकी समाजवादी विचारधारा सरकार की है, लेकिन आपके यहाँ क्या भी साथ साथ चलता है?
पूंजीवाद का भी। ये जितने बड़े बड़े अमीर घराने हैं ना, ये पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं इंडिया की व्यवस्था न समाजवादी है पूर्ण रूप से, न पूंजीवादी। हम मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में रहते हैं। एक तरफ तुम्हारे यहाँ सरकार भी काम कर रही है, तुम्हारे यहाँ भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सरकार के पास है ना इनका सारा कामकाज। लेकिन एक तरफ तुम्हारे पास रिलायंस के भी पेट्रोलियम के कामकाज तुमने देखे, अडानी भी सीएनजी के बड़े बड़े पंप्स लगा के बैठा है। तो दोनों का मिक्सचर है तुम्हारा देश। कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है? लेकिन लिखित में तुम कहते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने की प्रस्तावना में हमारे लिए क्या शब्द आया है? समाजवादी। सरकार का टारगेट है समाज का भला करना, इसीलिए देश में नुकसान में भी सरकारी संस्थान चलते हैं, चाहे वो सरकारी बसें हों, सरकारी वो। सरकार अपना हाथ नहीं खींचती, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं नुकसान में रह के भी चला रखी हैं। क्योंकि आपके देश की कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने में ये वर्ड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि भारतीय व्यवस्था में क्या देखा जाना चाहिए? समाजवाद। तो समाजवादी राज्य है, पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, पूंजीवाद का साथ ही साथ बोलबाला है। व्यवस्था कैसी है हमारी? हाँ, लेकिन सरकार किस लिए काम करती है? मेन समाजवाद के लिए।